राज्य के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी माननीय मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी प्रकोष्ठों के यहाँ उपस्थित अध्यक्षगण, सभी जिलाध्यक्षगण और राज्य कार्यकारिणी के सभी सम्मानीय सदस्य, शुरू में ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज की बैठक के संबंध में प्रारंभिक बातों की जानकारी दी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन और राज्यसभा में जनता दल के नेता श्री आरसीपी सिंह ने जो कल पदाधिकारियों की बैठक में कुछ निर्णय लिया गया उसको आपके समक्ष हमने रख दिया। मैं सबसे पहले संक्षेप में उन विषयों पर अपनी बात रख देना चाहता हूँ। एक तो यह है कि सदस्यता का अभियान तो निरंतर चलाना चाहिए। अब जो हमारे साथियों ने बात कही कि बड़ी दिक्कत होती है, कोई होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने शुभचिंतकों को ही सदस्य बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। सदस्य बनाने के लिए सदस्य नहीं बनाना चाहिए। आप जिनको जानते हैं कि आपकी पार्टी के हिमायती हैं उन्हीं को सदस्य बनाकर पार्टी से जोड़ें, और जो हिमायती नहीं है पार्टी के उनको सदस्य का कारण बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आप जैसे ही जो हिमायती है उनको सदस्य बनाएंगे तो लोगों को खुशी होगी। मेरा अपना अनुभव, कई जगहों पर मैं घूमता रहा हूँ तो किसी गांव में भी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई मेंबर बनाने आता नहीं। तो दरअसल जो पिछली मीटिंग में 2 तारीख को हमने जो बात रखी कि भाई निरंतर मीटिंग की और संगठन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग मास पार्टी, लेकिन मास पार्टी का मतलब ये थोड़ी होता है कि बगैर सदस्य के, बगैर क्रियाशील सदस्य के कोई पार्टी चल सकती है। और उस तरह की पार्टी हम लोग नहीं चलाना चाहते। और मान लीजिए कि कल हम मर गए तो क्या कीजिएगा, तो कैसे पार्टी चलेगी? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विचार पर आधारित जो लोग आपके साथ हैं उनको जोड़िए और उनको जोड़कर संगठन के आप ढांचे में उनको शामिल कीजिएगा तो फिर लोगों की प्रतिबद्धता और बढ़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है। संगठन तो बहुत आवश्यक है और संगठन सिर्फ संगठन के लिए नहीं बनता। संगठन बनता अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए और लोग जो भी उससे सहमत हैं उनको अपने साथ जोड़ने के, ये बुनियादी चीज। और जब भी कोई काम करिएगा तो 10-20% तो अपवाद हो गए हैं। बहुत लोग आपसे जुड़ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, बहुत लोग आपसे जुड़ जाएंगे किसी अन्य कारण से। तो इस तरह के 10-20% से ज्यादा लोग नहीं होते। हम लोगों ने पार्टी 94 से अपने बलबूते पर पार्टी को खड़ा करना शुरू किया और धीरे धीरे विस्तार हुआ। फिर जनता दल पहले था, लोक दल में हम लोग थे, उसके पहले जनता पार्टी में थे, उसके पहले सोशलिस्ट पार्टी में थे, संसोपा में थे, युवजन सभा के, समाजवादी युवजन सभा के सदस्य थे विश्वविद्यालय में। जो भी राजनीतिक यात्रा हुई और अंतोगतवा जो जनता दल था उसमें से हम लोगों को ऐसा लगा कि ये सही रास्ते पर हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो जॉर्ज साहब के नेतृत्व में अलग हुए। बाद में कुछ समय के बाद जनता दल से निकले, जनता दल ही था शरद जी का, वो अध्यक्ष थे। कई तरह हम लोग सब मिले, 99 में एक साथ मिले, फिर अलग हुए, 2003 में फिर मिले और जनता दल का गठन हुआ और तब से इसको फैलाते जा रहे। तो पार्टी
का एक अपनी पृष्ठभूमि होती है और निरंतर काम के चलते कहां से काम पहुंचे। 95 में तो मात्र 7 सीट जीते थे हम, और आज आप बताइए कि सत्ता राज्य सरकार के आप भागीदार हैं 2005 से। तो आखिरकार कोई पार्टी के विचार में अगर दम नहीं होता तो इतना अवसर कहां मिलता है। और बिहार जैसा, यहां तो राजनीतिक रूप से बहुत ये चर्चा करने वाला राज्य है। इतनी चर्चा राजनीति की उत्तर प्रदेश में भी नहीं होती। बिहार के किसी गांव में चले जाइए, कहीं किसी कस्बे में चले जाइए, कोई पान की दुकान पर चले जाइए, चाय की दुकान पर चले जाइए, बाल बनाने के लिए चले जाइए, आप पाइएगा कि हर जगह राजनीति की चर्चा होती। वैसे राज्य में इतने दिनों से हम लोग अपना काम कर रहे हैं और एक पहचान रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सिर्फ इसको मास पार्टी कह करके मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप इत्मीनान मत हो जाइए, इत्मीनान से मत तो रहने दो। मास पार्टी है तो मास पार्टी के साथ मास जुड़ा हुआ है, तो उनको हम पार्टी से क्यों नहीं जोड़ेंगे, विचार से क्यों नहीं जोड़ेंगे। इसलिए सदस्य बनाना और क्रियाशील सदस्य बनाना निरंतर चलना चाहिए। और ये एक जिसको कहिए कि रस्म अदायगी के लिए नहीं करना चाहिए कि भाई इतना सक्रिय सदस्य बना लिए, यह नहीं करना चाहिए। सचमुच आपके साथ जो जुड़कर काम करना चाहते हैं वैसे ही लोगों को जोड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बिहार में तो बिल्कुल कमी नहीं, लोग जुड़कर रहना चाहते, काम करना चाहते। और मीटिंग का सुझाव हमने हर स्तर पर इसलिए दिया था पिछली मीटिंग में कि जब आपस में आप बैठिएगा तो एक दूसरे के प्रति लगाव का भाव नहीं पैदा, और जब बराबर और नियमित रूप से मीटिंग करते रहिएगा प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो आपका एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा और आपस में चर्चा होगी और बड़ा खुले मन से बात करना चाहिए। मीटिंग के लिए मीटिंग नहीं है, बैठना चाहिए तो बात करना चाहिए, कहिए क्या है। तो जैसे ही आप प्रखंड में बैठिएगा तो विभिन्न पंचायतों की क्या हालत उस पर चर्चा होगी, फिर आपको जिला में चर्चा कीजिएगा। जिला अध्यक्ष की ड्यूटी है कि भाई अगर जिले में उनको कोई ऐसी चीज लगती है, वैचारिक रूप से लगे या विकास से संबंधित कोई बात लगे, कोई राजनीतिक मुद्दा लगे, कोई सामाजिक मुद्दा लगे, तो तत्काल उसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को और या अपने प्रभारी को देना चाहिए। और प्रभारी का काम है कि नियमित रूप से प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनका संवाद कायम रहे, या प्रदेश अध्यक्ष जिसको भी ऑथराइज करें संगठन के काम को देखने के लिए। तो आप देखिएगा कि तुरंत आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आज अपने तक कन्फाइंड रहे, हम लोगों के पास लोग की कमी नहीं है। हम लोगों के यहाँ से कई नेता जो शुरू में थे, जिनको नेता बनाने में हम लोगों ने खूब पहल की, भले ही चले गए, लेकिन प्रारंभ से 80% लोग जो समर्थक थे, शुभचिंतक थे, कार्यकर्ता थे, वो दल के साथ जुड़े रह गए। नेता भले चले गए, कार्यकर्ता नहीं जाता। इतनी खासियत है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में हम यही आग्रह करेंगे कि जो ये एक उन्होंने रूटीन बनाया है, कैलेंडर बनाया, तो उस कैलेंडर के मुताबिक चलिए। और बहुत अच्छा सुझाव दिया एक जिला अध्यक्ष ने कि एक ही दिन अगर आप रविवार को सुबह सब प्रकोष्ठ की बैठक करिएगा, फिर 2 बजे से जिला कार्यकारिणी की बैठक करिएगा, तो ये अव्यावहारिक, ये बात ठीक लगे। लेकिन उसको दूसरा डेट तय करना चाहिए कि प्रकोष्ठों की अध्यक्ष बैठक होगी फला दिन, और जिला के कार्यकारिणी में तो प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भी आमंत्रित होते रहे। तो इस तरह से कीजिएगा तो इंटरैक्शन से बहुत फायदा होगा। प्रकोष्ठ क्यों बनता है? विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ इसलिए बनाए जाते हैं। अब जैसे छात्र, तो छात्र का प्रकोष्ठ है, छात्र जनता कहिए, छात्र समागम उसका नाम दिया। तो जब कॉलेज में
स्टूडेंट्स के साथ मिलता है तो उसको पता चलता है कि छात्रों की अभी क्या समस्या है और उनकी क्या सोच है। यूथ विंग क्यों बनता है? क्योंकि युवाओं के मन में क्या फीलिंग है इसका फीडबैक मिले। किसान प्रकोष्ठ क्यों बनता है? किसान की क्या समस्या है इसको जाने। महिला प्रकोष्ठ क्यों बनता है? महिलाओं के मन में क्या भाव है कि आप क्या कर रहे हैं इसको उस प्रकोष्ठ के जरिए पहुंचाइए। अब किसान प्रकोष्ठ आज कितना काम हो रहा है, कृषि रोड मैप जो नए 5 साल का बन रहा है, तो जो हमारा किसान प्रकोष्ठ है उसको इन सब चीजों के बारे में कौन सा सुना पड़ेगा। कृषि रोड मैप को जानते हैं तो संवाद कर चुके किसानों से दिन भर का, और उसके बाद उसके साथ जो 10-12 विभाग जुड़े हुए हैं उसको शुरू में दिया गाइडेंस। इसके बाद फिर उनका आया, एक राउंड नहीं 2 राउंड हम मीटिंग किए और अभी 2 दिन मीटिंग हुई है अलग अलग विभाग का। उसको अंतिम रूप दिया है। अब 3 तारीख को कैबिनेट होगा, उससे उसको मंजूरी मिलेगी और तब उसको हम अक्टूबर महीने में ही 17 से 22 तक कृषि रोड मैप को लॉन्च करेंगे। तो भाई जो मेरा किसान प्रकोष्ठ बनाने का मकसद क्या है कि जो कृषि रोड मैप है उसके बारे में आप जानिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो एक मेरा सुझाव और होगा कि ये जो बैठकों का है उसका जो कैलेंडर है उसमें थोड़ा बहुत जो संशोधन करना हो, आज जो विचार है उसके हिसाब से कर देना चाहिए, लेकिन मीटिंग जरूर कर लें। एक मेरा सुझाव संगठन के दृष्टिकोण से और हमने उदाहरण दे दिया महिलाओं का प्रकोष्ठ, तो इतना ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं कि कौन बातों को महिलाओं से के बीच में रखे और बिना किसी के रखे महिलाओं के मन में क्यों एक आकर्षण पैदा हो गया हम लोगों के काम के प्रति। तो अगर पार्टी का महिला प्रकोष्ठ महिलाओं से संपर्क करेगा तो उनको इतनी महिलाएं जुड़ेगी। मैंने उदाहरण के तौर पर कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, आज जरा उनके साथ इंटरेक्ट करिए। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी बहुत बैठे हुए हैं, जितनी जानकारी उनको नहीं है उससे अधिक जानकारी उस महिला को आपको मिलेगी। इतनी बड़ी जागृति है और ये सब काम हम कर रहे हैं आने के बाद। अब पॉलिटिकल मीडिया हम पर जो अटैक करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कल भी अटैक कर रहा था जब महागठबंधन में थे, और जब अब महागठबंधन टूट गया तब भी अटैक करेंगे। आप जान लीजिए इस देश के मीडिया के एक अच्छे खासे सेक्शन को हमारा काम पसंद नहीं, इसलिए कि जो परंपरागत ढंग से राजनीति में लोग काम करते हैं सत्ता में जाने के बाद, वो मेरा रास्ता ही नहीं है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। रोज बोल रहा था कि कब होगा भ्रष्टाचार से समझौता किए हुए, कब निर्णय लेंगे। आज जिसके मुंह से कहवाया कि 4 दिन का टाइम दिया है, वो आज कहाँ बताइए। वो ऑथराइज्ड पर्सन थे बाहर बोलने के, सबको मना किया। डिसीजन हुआ करता है, यहाँ हुआ था क्या 11 तारीख को जुलाई, लेकिन बाहर क्या क्या बोला। अब आपको पूछता है कि 4 दिन वाला आज कहाँ चला गया। 4 दिन बोलने के 5 दिन पहले भी वहीं चला गया। तो ऐसे ऐसे लोग हम कह रहे हैं बात स्वरूप 10-20% लोग पैसा हो गए। तो उस समय तो हम लोग पर बड़ा हमला हो रहा था, बड़ा समझौता कर रहे हैं। समझौता करने से मना कर दिया। यहीं पर मीटिंग हो रही थी, विधायक रिजाइन किया और ये सब बात नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव और उसके खुला अधिवेशन में सबने कही जा चुकी। प्रस्ताव आया, विधायक दल ने उसको स्वीकार किया और उसका संयुक्त बैठक हो करके सरकार का दावा पेश किया कि सरकार अगले दिन कॉन्फिडेंस प्राप्त किया गया, विश्वास प्राप्त किया गया, उसका सरकार का एक्सपेंशन हो गया। अब बताइए उस दिन सब बैठे हुए एक दिन, चूंकि नए लोग साथ आए तो हमारा जो विकास का एजेंडा 7 निश्चय हो या जितने भी एजेंडा है
सब पर विभागवार समीक्षा करा दी ताकि जो नए लोग हैं उनको एक एक चीज की जानकारी मिल जाए, उनकी भी राय सुन ले और सारा चीज हो गया। और अब बताइए, उसी एजेंडा के आधार पर बिहार में काम हो रहा। जनता के बीच में हम वोट मांगने गए थे, आप सब बैठे हो। आप बताइए मेरे भाषण में क्या बोलते थे? हम सात निश्चय की बात बताते थे कि नहीं? अब तक किए गए काम की चर्चा करते थे, आगे का लक्ष्य बताते थे कि नहीं? तो हम तो किसी के आधार पर वोट मांगने गए थे। हम तो भाई कोई और बात पर वोट नहीं मांग रहे थे, और जो वोट मिला उसी एजेंडा को लेकर के आगे भी चल रहे थे। तो हमने तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, बहुत लोग बेचैनी में जरूर, जो सत्ता का लाभ उठा रहे थे, जो अधिकार सत्ता के चलते मिलता है उससे दोहन कर रहे थे, धनार्जन कर रहे थे, बड़ी परेशान। तो गाली नहीं देगा हमको। बख्तियारपुर में जाके क्या बोला? हमारा जन्म हुआ बख्तियारपुर, बोलिए मेरा जन्म स्थान है। पटना से 50 किलोमीटर की दूरी पर। क्या कहा हमको बख्तियारपुर में जाकर के? क्या मेरे बारे में आप शब्दों का प्रयोग, गालियों का प्रयोग करते हैं? तो उसको क्या कीजिए? परेशानी तो है। भागलपुर का घोटाला आया हमारी नजर में, अगले दिन हमने उसको सार्वजनिक कर दिया और जांच हो गया, सीबीआई जांच कर रहा। तो लोग बयान देंगे। हम रोज कह देते हैं कि कोई प्रमाण है तो सीबीआई को दे दीजिए, और सीबीआई पर यकीन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाइए, कहिए कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करे। कहा नहीं जा रहा है? इतने दिन से बोले चले जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों के पास कुछ है नहीं। लेकिन अब आज से नहीं, शुरू से हम आलोचना झेलते रहे हैं, और राजनीति में आगे भी हमको झेलना पड़ेगा, उससे कोई मतलब। लेकिन उससे प्रभावित हुए बगैर अपना काम करते। एक बात जान लीजिए, जो जनता के बीच में कमिटमेंट है जिस बात को लेकर, उसी काम को आगे करना है। विजेंद्र बाबू ने क्या बताया? आप बताइए, बिजली के मामले में जो बिहार में काम हो रहा है, एनडीए में तो हम लोग गए, जब नहीं भी गए थे तो केंद्र की सरकार ने कहा कि भाई बिहार में सबसे अच्छा काम हो। किसी भी क्षेत्र को ले, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपदा न्यूनीकरण के लिए, रिस्क रिडक्शन के लिए रोड मैप बिहार में पहला राज्य है जो बनाया, और आज उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों की ट्रेनिंग हम लोग दिलवा रहे हैं स्कूल में कि भूकंप आए तो क्या करना है। आप जरा बताइए, एक एक चीज कौन सा ऐसा मुद्दा है? गवर्नेंस कहते हैं इसको। जातीय समीकरणों को गवर्नेंस नहीं कहते। वो तो जैसा समाज है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या कीजिएगा, जातियां हैं, चलता रहेगा। कोई बिहार है देश में, पूरे आपके सब कंटिनेंट में, आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बना हुआ। अभी जात का झंझट कोई हिंदुओं में है, दूसरे धर्म में भी है, बाकी जगह नहीं है। तो इन सब चीजों पर तो बिला वजह दिमाग लगाना, ये करना, वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन मूल काम है, लोगों का भरोसा हम लोगों पर इसलिए है कि भाई हम लोग कुछ न कुछ काम करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प है हम लोगों के पास, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में हमने आपको कृषि रोड मैप की चर्चा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है विकास, अब जिस तरह की बाढ़ आई है उससे हम लोग बैठे रहे निपटने के, किस तरह से और उतनी तेजी से काम किया गया। जो बाढ़ पीड़ित है उनके बीच में जाकर के लोग असेसमेंट कर ले कि सरकार के बारे में क्या सोच है। जितना जल्दी संभव हुआ हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट ड्रॉप कराने से लेकर
पहुंच करके शिविर बना लग चलाने से लेकर के या जो कम्युनिटी किचन लंगर चलाने तक कौन सा काम नहीं किया। फूड पैकेट भी बंट गया, ग्रेचुइटस रिलीफ जिसको कहते हैं, तत्काल सहायता के लिए 6,000 रुपया प्रति प्रभावित परिवार को आरटीजीएस से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा और तेजी से सब काम चलता। कौन सा ऐसा। अब आइए आप जरा सा सामाजिक मुद्दों पर। इस बार जो था बकरी जिसको कुर्बानी कहा जाता है, क्या प्रचार किया गया था लोगों के बीच में, खास करके मुस्लिम समाज के बीच में एक भय का वातावरण बनाया गया। इस बार कुर्बानी नहीं कर पाओ। और जरा पूछ लीजिए, सुबह 8-9 बजे तक तो थोड़ा थोड़ा मन में संकोच था, लेकिन 8-9 बजते बजते पूरे बिहार में किस तरह से लोगों ने अपनी आस्था के अनुरूप कुर्बानी दी है। एक आध जगह अगर छोटी मोटी कोई घटना 1 दिन 2 दिन के बाद घटी है, उसको टैकल करने के लिए हम लोगों ने किया, और वो तो होगा ही। हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अतिवादी लोग तो सब जगह कुछ है। अतिवादी तो अपना झंझट करेगा। आजकल सोशल मीडिया चल गया, पता नहीं क्या पोस्ट कर देगा कुछ, और 2 मिनट में फसाद शुरू होने की नौबत आती है। इस सबको भी हम लोग चेक करते हैं। और आप लोगों से एक आग्रह करें कि अब दशहरा और मुहर्रम दोनों एक समय, 30 सितंबर को अगर विजयादशमी है तो 1 अक्टूबर को मुहर्रम। विजयादशमी के बाद विसर्जन होता है, और आप जानते हैं मुहर्रम में ताजिया निकलता है, दोनों तरफ जुलूस निकलता है। पिछले वर्ष भी इसी तरह से डेट था, इस बार बड़ी भारी परीक्षा है बिहार के लोग। और पिछली बार भी हम लोग बिल्कुल लगभग पूरे शांति से निकल गए। इस बार भी हर तरह से नजर रखनी है और शांति से निकलना, सद्भावना के साथ। सबका अपना अपना विश्वास है, अपनी अपनी प्रणाली है, तो लोग करेंगे। एक काम आप समझ लीजिए, आज हम आपसे सबसे पहला सबसे जरूरी काम है कि ये दशहरा के बाद विसर्जन शुरू होता है मूर्ति का, और अगले दिन ताजिया में निकले। तो रूप को लेकर आपस में कई तरह के लोग, दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग होंगे जो योजना बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिसमें झंझट हो जाए। इस पर सचेत रहिए। हम लोग को जहां तक प्रशासनिक स्तर की बात है, पूरे तौर पर सचेत है। हम किसी एक काम को नहीं छोड़ते। जनता के प्रति प्रतिबद्धता है, उसकी सेवा करते हैं। बताइए 2 दिन पहले 6 घंटा तक हम 11 बजे से लेकर के सबको बैठा करके अपराध कितने हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, किस थाने में हो रहे हैं, किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, एक एक की समीक्षा करा के। आने वाला जो ये दशहरा और मुहर्रम एक समय है, उसको लेकर तो हम तो भाई किसी भी चीज में पूरे तौर पर सचेत और सचेत। हम तो आराम करते नहीं बिला वजह, चाहे आपदा आ जाए, चाहे इस तरह के अवसर हो, तो अपना काम करो। और एक ही तरह से 12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन बिना थके हुए काम करते हैं। और अगर खुद नहीं सक्रिय रहेंगे तो हम प्रशासनिक प्रश्न को कहां सक्रिय रहेंगे। तो हमारा आग्रह आप सब लोगों से है कि देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज है, और आप जान लीजिए कि कुर्बानी के समय में, यानी बकरीद के समय में दुष्प्रचार करने वाले कौन थे, आप जरा फील्ड में पता कर लीजिए। कौन नहीं जानता, जिनको थोड़ी सी दिलचस्पी हो गई। और वही तबका बेचैन है, सत्ता हाथ से निकला, बहुत बेचैनी है, तो कुछ न कुछ इधर न उधर कुछ करने के चक्कर में होगा। सचेत रहिए। सबको हमने सचेत किया है और सचेत किया, सबका ड्यूटी है, कर्तव्य है, इस काम को करिएगा जरूर। एक हमारा अनुरोध है, तो जितनी भी बातें हो हम लोगों को अपने
शुभचिंतक, वैचारिक रूप से आपके जो नजदीक दिखे उनको अपने संगठन के साथ जोड़। इसलिए जो संगठन का कैलेंडर बना है उसमें जो थोड़ा बहुत संशोधन करना हो करते हुए उसके हिसाब से चलिए। आपस में जब मीटिंग करते हैं तो आपस में बातचीत भी होती है, और दूसरा जरा वहाँ की बात आती है तो नीचे से ऊपर तक आना चाहिए। और एक बात हमारे सिलसिले में करना चाहते हैं कि जो हमारे मंत्रीगण अभी उनके प्रभार के जिले निर्धारित, हमने कहा है वशिष्ठ भाई को भी और आरसीपी सिंह जी को भी कि भाई हमारे जितने मंत्री हैं 14 मंत्री अपने प्रभार के जिले के अलावे भी इन 14 मंत्रियों में ही बाकी के जिले भी बांटे गए संगठन के दृष्टि कि भाई आप अपने प्रभार के जिले में तो जाइए और जो बाकी का जिला बचा हुआ है उसमें संगठन के दृष्टिकोण से आपको उन जिलों में जाना है। और जो मंत्री बनता है भाई उसको तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। 1.5 लाख एक्टिव मेंबर, हम मंत्री मात्र 14। आप समझ लीजिए कि आपको कहां है, हम किसी को कहने जाते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। तो सारे हमारे जितने मंत्रीगण उनको हम यही कहेंगे कि प्रभार के जिले में जो सरकारी तौर पर प्रभार का जिला वहां जाइए, पार्टी के वर्कर को मालूम होना चाहिए, जिला अध्यक्ष के माध्यम से और उस जिले के अपने विधायकों के माध्यम से, और उनके साथ पहले अलग मीटिंग और फीडबैक मिले। और जब आपको फीडबैक मिले तभी आप अपने प्रभार के जिले में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बेहतर ढंग से कर सकते। और पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी समस्याओं को भी सुन लेना चाहिए। यथासंभव अगर वो कोई किसी तरह से उसको अगर कोई शिकायत है उसके निराकरण की कोशिश करनी चाहिए, एक काम तो जरूर होना चाहिए। और उसके अलावा पार्टी के प्रभार के जिले जो उनका सरकारी प्रभार का पार्टी का प्रभार को उनको वहां दे ही दीजिए बस। लेकिन जो बाकी जिला बच जाता है उन 14 लोगों से विमर्श कर, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती उनको खबर कर, बात कर लीजिए उससे कि आप अपने प्रभार के जिलों के अलावे ये जिला आप देख सकते हैं कहाँ उनको सहूलियत हो, इस तरह से बाकी को उन जिलों में भी बांटे। और कम से कम जो हर महीने जिला कार्यकारिणी की जब बैठक हो तो अगर हमारे मंत्री जिला कार्यकारिणी के जब बारी से हर जिले में कैसे पहुंचे, अगर उनके जिले में 3 जिला है तो बारी से कभी इस जिले में कभी उस जिले में कितना हौसला बुलंद होगा। तो तुरंत लोगों को लगेगा कि नहीं भाई ये चाहे सरकार के लोग रहने वाले हों या हम जमीन पर काम करने वाले, हम लोगों के बीच में एक जबरदस्त समन्वय तो ये स्थापित होना चाहिए। हमारा ये सुझाव है, बात करके सब मंत्रीगण से कर लीजिए। और एक संगठन के सिलसिले में और सुझाव, और वह अलग अलग जो हमने चर्चा की जो प्रपोस्ट बनता है अलग अलग जिम्मेदारी है। तो एक तो कुछ कॉमन मुद्दे जिन पर सबका प्रशिक्षण होना चाहिए और प्रकोष्ठों में जो सक्रिय हैं उनका प्रशिक्षण हो। प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी क्या है और महिला प्रकोष्ठ क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट पर होगा। यूथ का है, उसको पता चलना चाहिए कि यूथ के लिए क्या क्या काम है, उसके बेरोजगारी को दूर करने से लेकर उसको आगे बढ़ाने से। छात्र का है, उसको मालूम होना चाहिए कि हम स्टूडेंट के लिए कितना सोचते हैं और हम लोगों की क्या योजना है, सिद्धांत के साथ साथ कार्य। उसी तरह से अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, महादलित है, जो भी है अति पिछड़े वर्ग का प्रकोष्ठ है। कौन सा प्रकोष्ठ, कला संस्कृति बुद्धिजीवी हर तरह का प्रकोष्ठ है अपने यहाँ। तो सभी प्रकोष्ठ की जो भूमिका है उसको लेकर के एक नियमित तौर पर अब आप लोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करें जिसमें लोग आएंगे और प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन होगा उसमें भी प्रभारी रख दीजिए ताकि फीडबैक लेते रहे। और सरकार को काम करने के लिए कितना फीडबैक मिलता है। अभी हम धन्यवाद देंगे आरसीपी सिंह को एक बात के लिए
कि उन्होंने कुछ ब्लॉक में पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप भाई 2 दिन जाइए वहां और आप देखिए कि ब्लॉक में किस काम से होगा। और जो ब्लॉक में बैठा दिया 3-4 ब्लॉक में और कौन आ रहा है हमको बता दिया, तो हमको बता दिया तो कितनी बड़ी सहायता है। हम पूरे प्रशासनिक तंत्र को बता रहे हैं कि ब्लॉक में कौन आ रहा है, रसीद कटवाने के लिए सब जगह आदमी आ रहा है, उस पर हम लगे हुए भी हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आ जाता है फीडबैक कि हमारे ब्लॉक और अंचल कार्यालय में किस काम के लिए लोग जाए। तो इसी तरह से पार्टी के प्रकोष्ठ का, पार्टी का जब भी प्रशिक्षण का मीटिंग से भी फीडबैक मिलेगा, प्रशिक्षण शिविर से भी फीडबैक मिलेगा। ये फीडबैक पार्टी की मजबूती के लिए भी बहुत कारगर होगा और सरकार के बेहतर संचालन के लिए भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए यह भी काम करिएगा। तो संगठन के सिलसिले में तो मुझको इतनी ही बात कहनी थी। और जहां तक सवाल है, हमने आपको बता दिया किसी रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं, 7 निश्चय के बारे में बता दिया कि सबकी सहमति भी है और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। न्याय के साथ विकास के अन्य सारे मुद्दे हमारे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, बुनियादी ढांचे का हो, बिजली का चर्चा किया, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, किसी भी क्षेत्र में, स्कूल हो, अस्पताल हो, सबके लिए काम शुरू हो गया आगे बढ़ाने की। तो इन सब चीजों पर हम लोग लगे हुए हैं और इसकी जानकारी नीचे मिलनी चाहिए। जो अभी सुझाव आया और आप लोगों ने प्रिंट करके दिलवाया भी है विभिन्न चीजों के बारे में, तो हमने यही सुझाव दिया है आप दोनों लोगों को कि भाई एक काम करिए, पार्टी में 3-4 बुद्धिजीवियों की एक कमेटी बना दी जाए जो सरकार से फीडबैक मिलता है, आपको ये योजना है उसको फिर अपने ढंग से उसको ड्राफ्ट, अगर सिर्फ सरकार का ड्राफ्ट ही आप प्रिंट करके बांट दीजिएगा तो लोगों के समझ में आने में समय लगेगा। आप अपने ढंग से उन चीजों को बताइए, ये क्या चीज है, एक्सप्लेन करते हो उसको दीजिए। और अब जिसके बारे में आप सब लोगों ने चर्चा कर, शराबबंदी से नशा मुक्ति हो जाए, कोई मामूली बात नहीं। 21 जनवरी को 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ जो बिहार में हुआ, लेकिन बिहार में तो पूरा जनमत इसमें, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं ना जो गड़बड़ करते हैं, धंधा करेगा उस पर सरकारी तंत्र का भी लोग रहता है, अमीर उमराव कुछ लोग रहते हैं, धंधेबाज लोग रहते हैं, तरह तरह से अंदर अंदर प्रमोट किया जा रहा था पहले। तो ये सारी बातें, इस तरह के धंधेबाज को धंधा करेगा ही, और उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। उसके लिए हम तंत्र का हमने दिशा निर्देश दिया है कि ये तंत्र बनाइए, पूरे के पूरे इस नशा मुक्ति को, पूरे प्रोहिबिशन को मॉनिटर करने के लिए सरकार ने और पुलिस महकमे में भी अलग से उसका तंत्र विकसित किया जाएगा। तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिएगा, तरह तरह का लोग है भाई, तो क्या समझाइएगा, नहीं समझेगा तो अंदर जाएगा। लेकिन समझाना 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना, निरंतर समझाइए, पर्सुएट करिए कि भाई ये बुरी चीज है, शराब, नशीला पदार्थ, ये सब बुरा है, समझाना चाहिए। पकड़ाता है, तरह तरह के चीज में लेकर के आ जाता है। अरे पकड़ाया एम्बुलेंस में दारू लेके आ रहा था, जरा बताइए कौन कौन चीज में नहीं पकड़ा, स्टेफनी में पकड़ाया। अरे मत पूछिए किस किस चीज में पकड़ा, तो पकड़ने की सब में पकड़ा गया। ये सोचना कि सब पकड़ा गया, कुछ तो नहीं पकड़ाया होगा, नहीं पकड़ाया होगा तो कहीं ना कहीं यूज कर रहा होगा। उसको क्या कीजिएगा, संकल्प लेना चाहिए, नहीं किए अपने ही दल का एक आदमी धरा गया, आपकी क्या आता जा रहा क्या कभी आश्चर्य लगता है, इतना मानते थे, इतना गुस्सा करते थे कि दारू पीता पकड़ा गया तब। तो आप
सिर्फ कानून से और सख्ती से नहीं होता, वो तो हो ही रहा और वो निरंतर चलता रहेगा। जब तक हम हैं तब तक तो इसमें कोई ढिलाई नहीं। और मैं तो धन्यवाद को कहूंगा कि भाई अगर ये तभी सुस्त पड़ सकता है तुमको तो हमको जान से मरवा दो, बात अलग है। लेकिन भाई हम जब तक है इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं होने देंगे और जहां कोई गड़बड़ी है रोज अध्ययन करवाते हैं, खबर आती है क्या कुछ नहीं, कहां से आ रहा है जी, कौन है क्या है, इस सब तरह से काम होता है। आगे पीछे कौन जुड़ा हुआ है ये सब में लगे रहते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकारी तंत्र में गड़बड़ा भी नहीं रहता है, सरकारी तंत्र में गड़बड़ तो कीजिए क्या, आदमी तो होता ही ऐसा, गड़बड़ आदमी भी होगा, ठीक ठाक आदमी भी होगा। तो इसी परिस्थिति में ना हम लोगों को चलाना पड़ता है सब कुछ। कोई आइडियल स्थिति है दुनिया के कहीं भी किसी प्रांत किसी देश में, तो आइडियल स्थिति तो कभी होगी नहीं। वैसी परिस्थिति में आपको तंत्र को भी ठीक रखना पड़ेगा, टाइटनिंग कीजिए, लोगों को भी समझा बुझा कर ठीक रखिए, गड़बड़ करे कानूनी कार्रवाई भी करिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है सामाजिक अभियान। तो शराबबंदी और नशा मुक्ति का जो अभियान उसको छोड़िएगा मत। और हमने महिला प्रकोष्ठ को काम किया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात शिशुओं का मृत्यु दर, पैदा हुआ 2 दिन 4 दिन का बच्चा, लेकिन उसमें कमी आई है मृत्यु दर। लेकिन हमने देखा कि नवजात लड़कों बच्चों के तो मृत्यु दर में कमी आई, लेकिन नवजात बच्चियों के मृत्यु दर में उतनी कमी नहीं है। मतलब बेटा पैदा हुआ तो लोग खुश रहता है, जरा सा भी कुछ हुआ तो तुरंत उसको दिखलाता है, अगर बेटी पैदा हुई तो छोड़ देता है कि छोड़, जिएगी तो जिएगी, नहीं जिएगी तो नहीं जिएगी। तो हमने 8 मार्च अपने पार्टी के महिला प्रकोष्ठ को यही जिम्मेवारी दी थी कि घर घर बताइए, बेटा हो या बेटी, नवजात है, अगर कोई उसको तकलीफ है तो इलाज कराइए, ये अवेयरनेस। और सरकार की तरफ से भी कैंपेन चल रहा है। और उसके अलावा दूसरी बाल विवाह और दहेज, जिसके खिलाफ चला, जैसे शराबबंदी से सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ गई, अब इसी परिवर्तन को हम लोगों को और बढ़िया से खिलाना। जैसे बाल विवाह बंद हो, बाल विवाह गरीब गुरबा में होता है, कम उम्र की बच्ची है, कम उम्र का बच्चा है, शादी विवाह हो जाता है, गर्भ धारण भी करें, लेकिन उसमें वो परिपक्वता है नहीं, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां होती। और एक चीज हमने अध्ययन करवाया और देखा है, इसका एक दुष्परिणाम है, वो है बौनापन। बच्चे बौनेपन के शिकार हो जाते हैं, उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती और कई तरह की बीमारियां होती। तो ये अच्छा लगेगा, बताइए कोई बच्चा हो, आज जब एवरेज दुनिया भर में मनुष्य की लंबाई बढ़ रही है और हमारे यहाँ लंबाई घट जाए, कैसा लगेगा देखिए। तो इन सब चीजों के लिए भी जरूरी है। और बाल विवाह से बड़ा नुकसान है, तो बाल विवाह तो एक बिल्कुल कॉन्शियसनेस की चीज है। तो अभियान चलाना, हम तो 2 अक्टूबर को लॉन्च करने वाले, शुरुआत करने वाले, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान। गांधी जी की बापू की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से शुरू होगा, पूरा बिहार को नेटवर्क से जोड़कर लोगों का शपथ कराएंगे। तो आप लोगों से भी आग्रह कि भाई पार्टी के स्तर पर भी जो आपने तय किया बहुत अच्छी बात है, डेट अलग तय करेंगे 2 अक्टूबर को, तो सारा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, पुलिस सब स्वयं सहायता समूह से लेकर के सबको एंगेज किया। उसमें तो करोड़ों की संख्या में पूरे देश में लोग आते हैं, हर जिले में हर जगह उसको नेट से जोड़ा जा रहा है। और आप जानते हैं जो सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हम लोगों ने गांधी मैदान, उसके ज्ञान भवन का उद्घाटन तो अप्रैल में कर दिया। 10 अप्रैल को बापू के विचार पर राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन करके और उसी में 5000 की क्षमता का सभागार बना, उसका नामकरण हमने किया बापू सभागार। तो
तो बापू सभागार का उद्घाटन भी बापू के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को इतने बड़े सामाजिक अभियान की शुरुआत से करता है। उसके पीछे सभ्यता द्वार अप्रैल आते आते तक हो जाए और सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है, सम्राट अशोक की मूर्ति हम वहां लगवाई। तो पूरा का पूरा एक अद्भुत चीज आप देखिए, आजकल जा रहा है कोई ज्ञान कथा रहे थोड़ा वैसे ही जब बापू सभागार में बैठे आप देख रहे ऐसा सभागार 5000 की क्षमता है, तो एक एक चीज हुआ दिखाई तो लोगों को पड़ेगा। जिसको मन करे कितना हमको गाली देना गाली देते, लेकिन काम तो देखते ही देखेगा ना। हमको गाली देने वाले लोग भी मेरे ही बनाए हुए संरचना में जाके मीटिंग करते हैं, मालूम है कि नहीं? सब जाता है राजगीर कन्वेंशन सेंटर। अच्छा लगता होगा, गाली हमको देता है, लेकिन जहां बैठा वो किसका बंदा है, किसका आइडिया? वैसे ही पटना में लोगों को खूब गाली आएगा मीटिंग कर कर, लेकिन वही उसकी भी जगह हम ही बना दिए, मैं जो करना है करो। तो 2 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है, आप लोग तय किए बड़ा अच्छा। 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पुण्यतिथि है। उस दिन हम लोग पार्टी के तरफ से ये काम करें, संकल्प लें। और दहेज प्रथा के लिए तो बड़ा सिंपल चीज है, हर आदमी एक एक संकल्प पत्र अपना भर लीजिए पार्टी के कार्यक्रम कि दहेज नहीं लेंगे, दहेज देंगे। और दूसरा चीज कि अगर कोई दहेज लेता है उसके शादी ब्याह में शामिल है। आपको मालूम है, जब से हमारे मन में विचार आया, हम जाते हैं किसी भी कार्यक्रम में और चर्चा करते हैं कि मत शामिल हुई ऐसे शादी में, ताली बजा करके लोग साफ स्वागत करता है। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी पूरा का भरोसा है और लोग मान रहे हैं कि दहेज प्रथा बुरी चीज है, बाल विवाह बुरी चीज है। तो इसको सशक्त ढंग से चलाइए और अपना जो काम, जो विकास का काम हो रहा है, जो समाज में सद्भावना का काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है समाज में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द, इसको बनाकर रखना। हम लोगों की पार्टी में आकर के लोग देख तो अगर सर्वे कर कोई जात है, कोई समुदाय है जिसका आदमी नहीं हम लोगों के पार्टी में पदाधिकारी, यहाँ आकर के कोई हम लोगों के पार्टी के एग्जीक्यूटिव से लेकर के कहीं भी कोई चेहरा देखेगा तो उसको आश्चर्य लगता है कि भाई इसमें तो सब है, लेकिन बाकी पार्टियों में कुछ है, सब नहीं मिलेंगे आप। ये सब खासियत है, सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द। और ये चुनौती तो हमेशा रहेगी, जहाँ कहीं भी कुछ झगड़ा होता है तो तुरंत हम भी फोन करके सबको कहते हैं भाई जाइए लड़की। और आप जान लीजिए इस बार लोग अपने को तथाकथित जो सेकुलर होने का दावा करते हैं, नहीं सेकुलर। हम लोग किसी भी धर्म और संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, उनके धार्मिक आस्था का हम आदर करते हैं। भागलपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ, दोबारा जांच करा करके सजा हुई है, सब हुआ, मान लीजिए कहीं से रिलीफ मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ। हम लोग नहीं छोड़ते, लॉजिकल एंड तक पहुंचाते रहते। लोग मस्ती में खाली नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है, नाम लेते थे और नेगेटिव कोई अपना बात कह करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट पाते रहिए। हम लोग तो सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते, हम लोग अपना काम निष्ठा के साथ करते हैं। कभी भी समाज में आपसी विवाद का वातावरण नहीं रहे, इसके लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयासरत रहते हैं। और आप लोगों से भी आग्रह करें, एक ऐसे समय पर नवरात्र शुरू हो गया है, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और इसी बीच में ये कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसलिए कर्तव्य है कि नवरात्र के खत्म होते विजयादशमी 30 सितंबर और 1 तारीख को मुहर्रम, एक तरफ विसर्जन का जुलूस, दूसरी तरफ ताजिया।
याद रखिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, रूट से लेकर के समय तक का लोगों को समझाइए, बुझाइए। बहुत लोग होंगे जो गड़बड़ करना चाहेंगे, जान बुझ के लेकर भिड़ा, जैसे ही भिड़ा और वहीं पर शुरू हो जाएगा, ये भी करने की कोशिश करेंगे। कोई आप जान लीजिए ऐसा नहीं है।